Assalamualaikum. First practical that we are going to discuss today is determination of physical and chemical characteristics of soil. सॉइल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन है होरिजोन, देन सॉइल कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंस और बल्क डेंसिटी। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देन नेक्स्ट मूव करते हैं सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो पहली प्रॉपर्टी है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी और सेकंड वन है सॉइल रिएक्शन, जिसको पीएच जो है जिसके अंदर डिस्कस की जाती है। सॉइल के डिफरेंट हॉरिजोन्स होते हैं। सबसे पहला होता है ओ हॉरिजोन, देन ए हॉरिजोन, ई हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन, आर हॉरिजोन। तो जिस तरह से अगर आप सॉइल की लेयर्स चेक करते जाएँ तो जो ये इसकी जो नंबरिंग है या जो इसकी पोजीशन है वो आप इन हॉरिजॉन्स को अगर आपने इनकी अरेंजमेंट याद की हुई है तो आपको पता चलता जाएगा कि फर्स्ट पे कौन सा हॉरिजॉन आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा। देन नेक्स्ट आता है सॉइल कलर। सॉइल का कलर जो होता है, सॉइल के डिफरेंट चार्ट्स बने हुए होते हैं। अगर आप उस चार्ट को देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है, आप उसके साथ शेड मैच कर लेते हो और देख लेते हैं कि सॉइल का कलर जो है वो एग्जैक्टली इसकी कौन सी शेड है। इसके अलावा जो एरेटेड सॉइल्स होती हैं जिसके अंदर एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो उसके अंदर डिफरेंट कलर्स के लिए आयरन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि ब्राउन, येलो, रेड कलर ऑफ सॉइल जो है ये आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर जो है वो डिफरेंट चीज़ों के मिलने से बनता है, जैसे कि सैंड, सिल्ट और क्ले। ये तीनों जो है ये सॉइल का टेक्सचर बनाते हैं। इनका साइज़ अलग अलग होता है। तो अगर आप लैब में साइज़ टेस्ट कर लेते हो तो ये जो साइज़ दिए गए हैं इनमें से जो जो नंबर आता जाता है आपको पता चलता है कि उस सॉइल के अंदर सैंड कितना है, सिल्ट कितना है और क्ले कितना है। ग्रेटर दैन 2 टू 0.05 मिलीमीटर होगा तो सैंड होगा, और 0.05 से 0.002 मिलीमीटर तक अगर साइज़ होगा तो इसका मतलब है कि सिल्ट के पार्टिकल्स हैं, और क्ले के पार्टिकल जो है उनका साइज़ ग्रेटर दैन 0.002 मिलीमीटर होगा। तो इस तरह से आप लैब के अंदर टेस्टिंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि सैंड, सिल्ट और क्ले जो है वो सॉइल के अंदर कितनी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। देन आता है सॉइल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे डायग्राम के साथ दिखाया गया है कि किस तरह से सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो किस किस तरह का हो सकता है। ग्रेनुलर हो तो उसकी ये शेप होती है, उसके अलावा प्लेटी हो तो उसकी ये शेप होती है, ब्लॉकी हो तो उसके अंदर ये पार्टिकल्स के ये शेप नज़र आती है। नेक्स्ट आता है प्रिज्मेटिक और कॉलमनर। सॉइल का स्ट्रक्चर जो है या उसकी जो शेप होती है स्ट्रक्चर की वो मैसिव भी हो सकती है और सिंगल ग्रेन भी हो सकती है। देन नेक्स्ट आता है सॉइल कंसिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि सॉइल को अगर आप एक उसका ब्लॉक जो है वो हाथ में पकड़ते हो तो कितनी आसानी से वो आपके हाथ में टूट जाता है, ये सॉइल की कंसिस्टेंस होती है। तो जितना सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है, जिस तरह का सॉइल का टेक्सचर होता है या जितना ज़्यादा उसकी वो मॉइस्ट होती है उतनी ही ईजीली वो टूट जाती है। मॉइस्ट सॉइल हो तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। लूज फ्राइबल सॉइल हो सकती है, फर्म हो सकती है। अगर सॉइल जो है वो वेट है तो उसके अंदर प्लास्टिक और स्टिकीनेस को देखा जाता है। अगर ड्राई सॉइल है तो उसके अंदर सॉफ्ट और हार्डनेस को चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है बल्क डेंसिटी। इसमें सॉइल का वेट देखा जाता है उसके वॉल्यूम के हिसाब से कि वॉल्यूम और जो वेट है उनका आपस में क्या रिलेशन है, और इसको मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सॉइल के अंदर अगर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल डाला जाए तो उससे उसकी जो बल्क डेंसिटी होती है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और बल्क डेंसिटी शो करती है कि पूरा स्पेस जो सॉइल के अंदर है वो कितनी ज़्यादा है, और ये इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका फॉर्मूला होता है पोर स्पेस इज इक्वल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी। तो इस तरह से आप इसमें पोरस स्पेस भी सॉइल की चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। नेक्स्ट टू आती हैं सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें पहली आती है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, जिसको CEC भी कहा जाता है। सॉइल के अंदर डिफरेंट तरह के कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसके अलावा बहुत से हैवी मेटल्स वगैरह भी एज अ कैटाइन जो है वो इसमें एक्ट करते हैं। क्ले और ऑर्गेनिक मटीरियल्स वगैरह जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उनको एनाइन कहा जाता है, और ये
इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सॉइल के अंदर से बहुत ज़्यादा केटाइन जो है वो लूज़ ना हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से लीचिंग से या फिर वाटर वगैरह की प्रेजेंस से केटाइन जो है वो सॉइल में केटाइन की कमी ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान जो है वो एनाइन रखते हैं। और केटाइन कैपेसिटी जो है वो इस चीज़ की मेजरमेंट को देखती है कि किसी भी सॉइल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो पर यूनिट एरिया कितना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का आपस में रिलेशन है। केटाइन और एनाइन जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जितना ज़्यादा क्ले और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा CEC कैपेसिटी भी सॉइल की इंक्रीज करेगी। केटाइन कैपेसिटी जो होती है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो सॉइल्स के अंदर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा सॉइल के अंदर कौन से पार्टिकल्स आएंगे, कौन से जाएंगे, कितने मटेरियल्स रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी भी केटाइन एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है पीएच। सॉइल के अंदर जितने हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो उसकी पीएच होती है। इससे पता चलता है कि सॉइल जो है वो अल्कलाइन है या फिर एसिडिक है, और इसको सॉइल रिएक्शन भी कहा जाता है। पीएच स्केल जो है उसके ऊपर अगर रीडिंग देखी जाए तो वो 0 से लेके 14 तक होती है। अगर 7 से नीचे हो तो इसका मतलब है कि सॉइल जो है वो एसिडिक है, और अगर वैल्यू जो है वो 7 से ऊपर है तो इसका मतलब है वैल्यू जो है वो अल्कलाइन है, और अगर 7 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल है। इसके अलावा जो पीएच होती है वो सॉल्युबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और अल्टीमेटली इसका इफ़ेक्ट जो है वो माइक्रोबियल प्लांट्स के अंदर किस तरह से माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, कितना ज़्यादा माइक्रोब जो है वो प्लांट को अटैक कर पाते हैं, और प्लांट की ग्रोथ किस तरह से होती है, ये भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस तरह से सॉइल की डिफरेंट फिजिकल और केमिकल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में मेजर किया जा सकता है। Next practical that we are going to discuss is determination of oxygen utilized by a respiring plant by Winkler method. अगर मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एक चीज़ के अंदर प्रेजेंट है और उसके अंदर ऑक्सीजन को डाल दिया जाए तो उसका जो रिएक्शन होता है उससे मैग्नीज ऑक्सीडाइज जो है वो बनता है। उसकी रीज़न ये है कि आयोडीन जो है वो इस रिएक्शन में से निकल जाता है। जो आयोडीन यहाँ से लिबरेट होता है उस आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन के रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, और इस रिएक्शन के दौरान स्टार्च जो है वो एज अ इंडिकेटर यूज़ होता है। ये जो रिएक्शंस हैं ये आपने नहीं करनी। अपरेटस जो यूज़ होता है वो पाइपेट, ब्यूरेट, ब्यूरेट स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, मैग्नीज सल्फेट सोल्यूशन, अल्कलीन, पोटेशियम आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, स्टॉक सोल्यूशन और सोडियम थायोसल्फेट और स्टार्च सोल्यूशन जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपने एक 250 ml बॉटल के अंदर अपना सैंपल ले लेना है। इसको कम्प्लीटली आपने फिल कर देना है और इसके ऊपर स्टॉपर लगा देना है, मींस कैप इसका प्रॉपरली बंद कर देना है। उसके बाद इस सैंपल के अंदर आपने 1 ml MnSO4 डालना है, उसके बाद 4 ml NaOH डालना है, और 1 ml आपने इसके अंदर अल्कलीन पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड सोल्यूशन डालना है, और फिर से बॉटल को अच्छे तरीके से बंद करके रख देना है। इसके बाद आपने बॉटल को अच्छी तरह से हिलाना है। उसके अंदर कुछ प्रेसिपिटेट से बनेंगे, लेकिन कुछ ही देर में प्रेसिपिटेट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। देन आप नोट करेंगे कि बॉटल के अंदर कलर जो है वो चेंज होने लग गया है। कलर जो है वो वाइट से ब्राउन होता जाएगा। जितनी ही कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उतना ज़्यादा वाइट सोल्यूशन होगा, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उतना ज़्यादा ब्राउन कलर होगा। उसके बाद आप बॉटल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और बॉटल को फिर से बंद कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे। आपने अपने सैंपल को लेना है और इसको सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेशन रिएक्शन में यूज़ करना है। इस रिएक्शन में स्टार्च को आपने एज अ इंडिकेटर यूज़ करना है, और जैसे जैसे रिएक्शन एंड की तरफ जाएगा जो वॉयलेट कलर होगा वो कलरलेस की तरफ चेंज होता जाएगा। जैसे ही सोल्यूशन आपका कलरलेस होने लग गया मीन्स कि आपकी रीडिंग्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। इसमें टेबल है वो आपने नहीं करना, रीडिंग्स आपने बहुत केयरफुली लेनी है, और इसके अलावा जब आप काम करते हैं तो ऑपरेटर्स को आपने डिस्टर्ब नहीं करना।